नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी का महान उपन्यास प्रतिज्ञा का भाग 29। पूर्णा का सारा शरीर थर थर कांप रहा था, मानो पृथ्वी नीचे धंसी जाती थी। उसका मन कभी इतना दुर्बल ना हुआ था। वह कोई आपत्ति न कर सकी। उसका जीवन इस समय सुमित्रा की मुट्ठी में था। सुमित्रा की जगह वह होती तो क्या वह इतनी उदार हो सकती थी? कदापि नहीं। वह उसे विष खिला देती, उसके गले पर छुरी चला देती। इस दया ने अभागिनी पूर्णा को इतना प्रभावित किया कि वह रोती हुई उसके पैरों पर गिरकर सिसकियां भर उठी। बहन, मुझ पर दया करो। सुमित्रा ने उसे उठाकर छाती से लगाते हुए कहा, मैंने तो कह दिया बहन कि मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ है। बस अब तो ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए कि इस धूर्त से पीछा छूटे। उसे तुम्हारी ओर ताकने का भी साहस ना हो। उसे तुम अब की कुत्ते की भांति दुत्कार दो। पूर्णा ने दीन स्वर में कहा, बहन, मैं क्या करती? मेरी जगह तुम होती तो शायद तुम भी वही करती जो मैंने किया। उन्होंने अपने प्राण दे डालने की धमकी दी थी। सुमित्रा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझती हो यह धमकी सुनकर मैं भी उसके सामने सिर झुका देती? 1000 बार नहीं, मैं साफ कहती, जरूर प्राण दे दो। कल देते हो तो आज ही दे दो। तुमसे न बने तो लाओ, मैं मौत के घाट उतार दूं। इन धूर्त लंपटों का यह भी एक लटका है। इसी तरह प्रेम जताकर ये रमणियों पर अपना रंग जमाते हैं। ऐसे बेहया मरा नहीं करते, मरते हैं वे जिनमें सत्य का बल होता है। ऐसे विषय वासना के पुतले मर जाएं तो संसार स्वर्ग हो जाए। ये दुष्ट वेश्याओं के पास नहीं जाते, वहाँ जाते इनकी नानी मरती है। पहले तो वेश्या देवी भरपूर पूजा लिए सीधे मुंह बात नहीं करती। दूसरे, वहाँ शहर के गुंडों का जमघट रहता है। कहीं किसी से मुठभेड़ हो जाए तो लाला की हड्डी पसली चूर कर दे। ये ऐसे ही शिकार की टोह में रहते हैं जहाँ न पैसे का खर्च है न पिटने का भय। हर लगे न फिटकरी और रंग चाहे चोखा। चिकनी चुपड़ी बातें की, प्रेम का स्वांग भरा और बस एक निश्चल हृदय के स्वामी बन बैठे। पूर्णा ने कुछ धृष्टता से कहा, मेरी बुद्धि पर न जाने क्यों पर्दा पड़ गया था। सुमित्रा ने धैर्य देते हुए कहा, तुम्हारे लिए यह कोई नई बात नहीं है बहन। ऐसा पर्दा पड़ना कोई अनोखी बात नहीं। मैं स्वयं नहीं कह सकती कि प्रेम की मीठी बातों में पड़कर क्या कर बैठती। यह मामला बड़ा नाजुक है बहन। धन से आदमी का जी भर जाए, प्रेम से तृप्ति नहीं होती। ऐसे कान बहुत कम हैं जो प्रेम के शब्द सुनकर फूल न उठें। सहसा कमला प्रसाद हाथ में एक पत्र लिए हुए आया, पर द्वार के अंदर कदम रखते ही सुमित्रा को देखा तो कुछ झिझकते हुए बोला, पूर्णा, प्रेमा ने तुम्हें बुलाया है। मैंने गाड़ी जोतने को कह दिया है, चलो तुम्हें पहुंचा दूं। पूर्णा ने सुमित्रा की ओर देखा, मानो पूछ रही है कि तुम्हारी क्या राय है, पर सुमित्रा दीवार की ओर ताक रही थी, मानो उसे पूर्णा से कोई सरोकार ही नहीं। पूर्णा ने हिचकते हुए कहा, आप जाएं, मैं किसी वक्त चली जाऊंगी। कमला प्रसाद, नहीं, शायद कोई ज़रूरी काम है, उसने अभी बुलाया है। पूर्णा ने फिर सुमित्रा की ओर देखा, पर सुमित्रा अभी तक दीवार की ओर ताक रही थी। न हाँ कहते बनता था न नहीं। प्रेमा से वह इधर महीनों से न मिल सकी थी।
उससे मिलने के लिए चित्त लालायित हो रहा था। न जाने क्यों बुलाया है, इतनी जल्दी बुलाया है तो अवश्य कोई ज़रूरी काम होगा। रास्ते भर की बात है, इनके साथ जाने में हर्ज ही क्या है। वहाँ 2-4 दिन रहने से दिल बहल जाएगा, इन महाशय से पिंड छूट जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, आप क्यों कष्ट कीजिएगा, मैं अकेली चली जाऊंगी। कमला प्रसाद ने झुंझलाकर उत्तर दिया, अच्छी बात है, जब इच्छा है हो चली जाना। मैं तो इसी वक्त जा रहा हूँ, दान बाबू से कुछ बातें करनी है। मैंने तुम्हारे आराम के ख्याल से कहा था कि इसी गाड़ी पर तुम्हें भी लेता चलता। पूर्णा अब कोई आपत्ति ना कर सकी, बोली, तो कब जाइएगा? कमला प्रसाद ने द्वार के बाहर कदम रखते हुए कहा, मैं तो तैयार हूँ। पूर्णा भी झटपट तैयार हो गई। कमला प्रसाद चला गया तो उसने सुमित्रा से कहा, इनके साथ जाने में क्या हरज है? सुमित्रा ने आश्वासन देते हुए कहा, साथ जाने में बड़ा हरज है, मगर देखो मुझे भूल न जाना, जल्दी ही आना। यह वाक्य सुमित्रा ने केवल शिष्टाचार के भाव से कहा। दिल में वह पूर्णा के जाने से प्रसन्न थी। पूर्णा का मन कमला प्रसाद की ओर से फेर देने के बाद अब उसके लिए इससे बढ़कर और कौन सी बात हो सकती थी कि उन दोनों में कुछ दिनों के लिए विच्छेद हो जाए। पूर्णा अब यहाँ आने के लिए उत्सुक न होगी और प्रेमा खुद उससे जाने को क्यों कहने लगी। उसके यहाँ रहना स्वीकार कर ले तो मुँह मांगी मिल जाए। सुमित्रा को पूर्णा के चले जाने ही में अपना उद्धार दिखाई दिया, लेकिन जब पूर्णा तांगे पर बैठी और देखा कि घोड़े की रास किसी पोचवान के हाथ में नहीं, कमला प्रसाद के हाथ में है, तो उसका हृदय अज्ञात शंका से दहल उठा। एक बार जी में आया कि तांगे से उतर पड़े, पर इसके लिए कोई बहाना न सूझा। वह इसी दुविधा में पड़ी हुई थी कि कमला प्रसाद ने घोड़े को चाबुक लगाई। तांगा चल पड़ा। कुछ दूर तक तांगा परिचित मार्ग से चला। वही मंदिर थे, वही दुकानें थीं। पूर्णा की शंका दूर होने लगी, लेकिन एक मोड़ पर तांगे को घूमते देखकर पूर्णा को ऐसा आभास हुआ कि सीधा रास्ता छूटा जा रहा है। उसने कमला प्रसाद से पूछा, इधर से कहाँ चल रहे हो? कमला प्रसाद ने निश्चिंत भाव से कहा, उधर फेर था, इस रास्ते से जल्द पहुँचेंगे। पूर्णा चुप हो गई। कई मिनट तक गली में चलने के बाद तांगा चौड़ी सड़क पर पहुंचा। इसके बाद उसने रेलवे लाइन पार कर ली। अब आबादी बहुत कम हो गई थी। केवल दूर दूर पर अंग्रेज़ों के बंगले बने हुए थे। पूर्णा ने घबरा कर पूछा, यह तो मुझे कहाँ लिए चलते हो? जरा अपने बगीचे तक चल रहा हूँ। कुछ देर वहाँ बाग की सैर करके तब प्रेमा के घर चलेंगे। तुमने बगीचे का तो जिक्र भी नहीं किया था। नहीं तो मैं कभी नहीं आती। अरे 10 मिनट के लिए यहीं रुक जाओगी तो ऐसा कौन सा अनर्थ हो जाएगा? तांगा लौटा दो, नहीं तो मैं कूद पड़ूंगी। कूद पड़ोगी तो हाथ पैर टूट जाएंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा? पूर्णा ने सशंक नेत्रों से कमला प्रसाद को देखा। वह उसे निर्जन स्थान में क्यों ले आया है? क्या उसने मन में कुछ और ठानी है? नहीं, वह इतना नीच, इतना अधम नहीं हो सकता। और बगीचे पर 10-5 मिनट रुक जाने ही में क्या बिगड़ जाएगा? आखिर वहाँ भी तो नौकर चाकर होंगे। धन्यवाद।